हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में मैं आपके क्लास 8 की जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम होनी है एसएसटी की, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे एसएसटी में। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोरियंस यूज द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश फोर्स। जो हिस्टोरियन थे उन्होंने ब्रिटिश का जो रिकॉर्ड था उन्होंने वो किस लिए यूज किया? टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसका आंसर है बी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। सेकंड है हु चेयर्ड हुडा कॉन्फ्रेंस। हुडा कॉन्फ्रेंस को किसने अध्यक्ष बना था? कौन उसका अध्यक्ष बना था? इसका आंसर है ए, महाराजा जगत सिंह। यहाँ जय सिंह नहीं है, महाराजा जगत सिंह ये जो इसके ये हुडा चेयर कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन बने थे। थर्ड है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इज। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़। नेक्स्ट है आपका टूरिज्म मीन्स। टूरिज्म का क्या मतलब है? इसका आंसर है डी, टू ट्रैवल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए क्या जरूरी है? इसका आंसर है डी, टू मेक लॉ, लॉ इन्फोर्समेंट, पब्लिक कॉन्शियसनेस। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। व्हाट इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। इसमें दो आंसर बनते हैं, टू स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड एंड सेकंड बी वीमेन एम्पावरमेंट। बेटी बचाओ मतलब फीमेल फोर्टिसाइड को रोको और बेटी पढ़ाओ मतलब वीमेन एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर आएगा ए बी। नेक्स्ट हमारा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट आपको है मैच द फॉलोइंग। पहला है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिपेंडेंस आपको पता है इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में। सेकंड है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन मीन्स कट एंड बर्न, काटो और जलाओ। थर्ड है ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन दैट इज रिलेटेड टू संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज इज एन लीगल ऑफेंस। चाइल्ड मैरिज लीगल ऑफेंस है, कानूनी अपराध है। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो हम सरकार के जो है वो तीन ऑर्गन है। फर्स्ट है लेजिस्लेटर, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशरी। सेकंड है हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच एंड टेन्योर ऑफ ए ग्राम पंचायत इज 5 years। ग्राम पंचायत के हेड को हम सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत का जो टेन्योर है, कितने टाइम तक ग्राम पंचायत होती है? 5 ईयर। जैसे हमारे एमएलए वगैरह है वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं, सेम वे में ग्राम पंचायत 5 ईयर की होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। देखिए क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल लिखना है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉल, पेट्रोलियम, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राइबल इज। ट्राइबल वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब। जो एक ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइबल। दे लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल एंड सोशल फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन इफेक्ट करता है? जियोग्राफिकल और सोशल फैक्टर्स। सेक्शन सी है, यहाँ पे हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने हैं। फर्स्ट वन इज बिटवीन हुम द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। प्लासी का जो बैटल था, प्लासी की लड़ाई थी, वो किन किन के बीच में हुई थी? द बैटल ऑफ प्लासी 1757 was fought between नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है
Which were the prevalent economical activities in tribal groups before the 19th century? 19th century से पहले tribal groups में कौन कौन सी economical activities होती थी? The prevalent economical activities in tribal groups before the 19th century were, देखिए अब यहाँ है जूम cultivation, hunting animals and gathering forest products एक्सेट्रा। तो वहाँ पे वो झूम कल्टीवेशन करते थे, जानवरों को हंट करते थे, शिकार करते थे और जो फॉरेस्ट में प्रोडक्ट होते थे उनको इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट वन है नेम द स्कॉलर्स हु स्पॉटेड ओरिएंटल एजुकेशन। उन स्कॉलर्स के नाम बताने जिन्होंने ओरिएंटल एजुकेशन को स्पॉट किया। विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस, कॉलब्रुक एंड नाथानियल हेलहेड। ठीक है। नेक्स्ट वन मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ इंडियन कॉटन क्लॉथ्स ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का जो इंडियन कॉटन क्लॉथ था उसके दो फीचर्स बताने हैं। देखिए इंडियन टेक्सटाइल वर फार द मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्विज क्राफ्टमैनशिप। तो दो कौन कौन सी क्वालिटीज होगी? नंबर वन फाइन क्वालिटी एंड सेकंड एक्सक्यूजिव क्राफ्टमैनशिप। नेक्स्ट है आपका वट वर द रीजन्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वट वर द रीजन्स ऑफ 1857 रिवोल्ट? देखिए इसके तीन रीजन थे। फर्स्ट है रिलीजियस एंड सोशल कॉज। तो रिलीजियस एंड सोशल कॉज में आएगा रेसिज्म वाज द मेन कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। सेकंड है पॉलिटिकल कॉज। फर्स्ट वन इज रिलीजियस, सेकंड वन इज पॉलिटिकल एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल कॉज में आएगा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स हैड लेड टू अनजस्ट रूल ऑफ द लैंड विच वाज ए ग्रेट लॉस टू नवाब्स एंड जमींदार। जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो रहा था जिसके कारण क्या हुआ, नवाबों और जमींदारों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, ये सेकंड रीजन था। एंड थर्ड वन इकोनॉमिकल फैक्टर, वेरियस टैक्स पॉलिसीज एंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स विच अफेक्टेड द रेवेन्यू सिस्टम एंड पीजेंट्स। जो उनकी अलग अलग टैक्स पॉलिसी बनाई और जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए जिनके कारण रेवेन्यू सिस्टम और किसानों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। वाई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम फेल्ड? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो फेल क्यों हुआ? द टू रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन बंगाल वर। ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था ये ब्रिटिश ने बंगाल में स्टार्ट किया था और इसके फेलियर के दो मेन रीजन थे। फर्स्ट रीजन था दैट आफ्टर 1810 एग्रीकल्चर प्राइसेस रोज। एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे वो बढ़ गए थे, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ हार्वेस्ट प्रोड्यूस, जिसके कारण जो अब प्राइस बढ़ गया तो जो हार्वेस्ट फसल आ रही थी वो भी कॉस्टली हो गई थी। एंड एनलार्जिंग द इनकम ऑफ बंगाल जमींदार, जिसके कारण बंगाल के जमींदारों की इनकम पे इफेक्ट आ गया। सिंस द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, और गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था, उन्होंने फिक्स कर दिया था भी आपको इतना इतना टैक्स देना ही देना है। द कॉलोनियल स्टेट कुड नॉट क्लेम एनी शेयर ऑफ दिस एक्स्ट्रा इनकम, जिसके कारण क्या हुआ कि अब जमींदारों की इनकम बढ़ गई थी और सरकार को वो कोई पैसा देना नहीं था। Keen on expanding its financial resources, the government had to think to way to maximize its land revenue, जिसके कारण सरकार सोचने लगी मेरा रेवेन्यू कैसे बढ़े। सो इन टेरिटरी एनेक्सेस इन द 19th century टेम्परेरी रेवेन्यू सिस्टम वर मेड। जहाँ पर सरकार ने परमानेंट सिस्टम बना दिया वहाँ पर एग्रीकल्चर का रेट बढ़ेगा जिसके कारण जमींदारों की इनकम बढ़ गई। अब जमींदारों की इनकम बढ़ गई पर सरकार की इनकम नहीं बढ़ी, इसलिए जहाँ सरकार ने अपनी नई टेरिटरी ली, जहाँ सरकार ने नया अंग्रेजों ने जहाँ नया कब्जा किया वहाँ पे टेम्परेरी रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया गया। फर्स्ट रीजन और मेन रीजन ये था। सेकेंड था ऑफिशियल डिवाइस पॉलिसीज। सेकेंड रीजन वाज व्हेन ऑफिशियल डिवाइस पॉलिसी दे थिंकिंग इज डीपली शेप्ड बाय इकोनॉमिकल थ्योरीज दैट वर फैमिलियर विद। अब जो भी कोई पॉलिसी बनाता है कौन बनाता है? ऑफिसर बनाते हैं। अब ऑफिसर जो है उन्होंने किस पे ध्यान रखा? उन्होंने इकोनॉमिकल थ्योरीज पे ध्यान रखा। अंग्रेज ऑफिसर थे, उनके माइंड में थ्योरी थी वो अंग्रेजों वाली थी जो इंडिया में प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल नहीं हो पाई, इसलिए रेवेन्यू सिस्टम फेल हो गया। थर्ड है 11th क्वेश्चन है वाई नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर इम्पोर्टेंट। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको बताना है। तो देखिए द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर गेनिंग इंपॉर्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है? द एनर्जी इज अबंडेंट, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रीन्यूएबल, आप इसे यूज कर सकते हैं, पोल्यूशन फ्री एंड इको फ्रेंडली। ये मेन चीज़ है कि ये जो पोल्यूशन फ्री होती है, अबंडेंट है। देखिए नॉन इकोनॉमिकल जैसे अब सनलाइट है, सनलाइट बहुत ज़्यादा जितनी मर्जी ले लो आप, रिन्यूएबल है, डेली आपको सनलाइट मिलेगी, पोल्यूशन फ्री है, सनलाइट में कोई पोल्यूशन नहीं होता, इको फ्रेंडली है।
इसके एग्जाम्पल आएंगे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। ये जो है इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे आप हवा से एनर्जी ले लो, हवा कितनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइड से एनर्जी ले लो जियोथर्मल एनर्जी ले लो, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? नेम एनी टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्रीकल्चर में जो लोग पशु पालते हैं ना, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब पशु पालना, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। इसमें फसलें उगाना, फ्रूट्स उगाना, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उगाना और पशु पालना, ये सब किस में आते हैं? एग्रीकल्चर में आते हैं। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताना है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल जो कच्चा माल हमें चाहिए होगा, अगर वो ही नहीं होगा तो हम वहाँ पे फैक्ट्री कैसे लगाएंगे? सेकंड है लैंड वाटर लेबर पावर कैपिटल ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। देखिए लैंड जमीन भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, लेबर भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, कैपिटल पैसा भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट और मार्केट, ये सब कुछ, ये जो फैक्टर हैं ये सब इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। इंडस्ट्रीज वहीं बनती है जहाँ पर ये सारे फैक्टर हों या कुछ फैक्टर्स हों, ये अवेलेबल हों, तभी इंडस्ट्री वहाँ पर लगेगी। नेम एनी टू स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रन बाय गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स चलाते हैं उनके नाम बताइए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। ये सब स्कीमें जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसानों के फायदे के लिए चला रही है। गिव एग्जाम्पल ऑफ मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, नंबर 1 है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ राजस्थान है। सेकंड है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, राजस्थान इज कंसिडर्ड द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट के अंदर राजस्थान इंडिया का लीडिंग स्टेट है। नंबर 3 है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री इज एग्रीकल्चर बेस्ड सीजनल इंडस्ट्री एंड शुगर केन इज इट्स रॉ मटेरियल। शुगर इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। गन्ना हमारे गंगानगर में बहुत होता है, गंगानगर मानगढ़ गन्ना गन्ने के लिए बहुत फेमस है और इसमें शुगर केन जो है वो रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट है वट मीजर्स वर टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ फोर्ट्स इन राजस्थान। राजस्थान में किलों, फोर्ट मतलब किलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाता था? फॉर सेफ्टी फॉर फोर्ट्स वर बिल्ट ऑन हाई हिल्स। उन्हें ऊंचे पहाड़ों पर बनाया जाता, ऑन द बैंक्स ऑफ डीप रिवर या गहरी नदियों के किनारे पर बनाया जाता था, और इन द प्लेन्स या उन्हें मैदानों में बनाया जाता था। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इज लेस देन दैट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, एक्सप्लेन इट्स रीजन। जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ईस्टर्न पार्ट से कम जनता रहती है, इसका कारण बताइए। द वेस्टर्न राजस्थान इज थिनली पॉपुलेटेड, वहाँ पे जनता इसलिए कम है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। क्योंकि वहाँ पे जो, अब देखिए जो रेगिस्तान वाला पार्ट है वहाँ पे क्या आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है वहाँ पे रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं, इसलिए लोग वहाँ पे कम रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म। आप सेक्युलरिज्म से क्या समझते हैं? सेक्युलरिज्म इज द बिलीव दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ही और शी प्रैक्टिस। सेक्युलरिज्म वो एक विश्वास है कि किसी भी बंदे को जिस धर्म को वो मानता है उस धर्म के अनुसार किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना चाहिए। एवरी सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन ही और शी फॉलोज इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज दैट गवर्न द नोशन। हर एक व्यक्ति चाहे वो जिस मर्जी धर्म को मानता है मानती है, वो कानून के आगे इक्वल हैं, और जो कानून और जो सरकार नीतियां बनाती है उनके आगे हर पर्सन इक्वल है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या मतलब है? एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंप्लाइज इज दैट अदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच आर द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ सच जुडिशरी। इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है,
इसका मतलब ये है कि जो सरकार जो लेजिस्लेचर है जैसे और जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ये संसद वगैरह हैं, ये सब लोग जुडिशरी न्यायपालिका के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जज जो फैसला देता है उस फैसले को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, तब उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है उसमें कोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है और उसके बिहाफ पर काम नहीं करता है। How does government promote social justice? Give any two example. Government social justice को कैसे promote करती है? The government ensure that the social justice is achieved in society. For example, workers do not work below minimum ages. Child labor is not practiced. द गवर्नमेंट आल्सो अंडरटेक वेलफेयर फंक्शंस आर मेट। देखिए सरकार क्या करती है कि सरकार जब सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए, एक तो सरकार ने ये कहते हैं भी जो भी वर्कर्स हैं उनकी एक मिनिमम वेजेस होगी। जैसे आपको पता है ना, मजदूर की इतनी फिक्स दिहाड़ी है, उससे कम में मजदूर काम नहीं करेगा। सेकंड है कोई भी चाइल्ड लेबर, बच्चों से कोई भी काम नहीं कराएगा। ये सब तरीके से सरकार सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन। सरकार सिटीजन्स नागरिकों को जो पब्लिक फैसिलिटी देती है वो बताओ। तो पब्लिक फैसिलिटी जैसे सरकार हमारे लिए स्कूल खोलती है, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट हमें बिजली देती है, सैनिटेशन टॉयलेट वगैरह बनवाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकारी बसें चलती हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सरकार हमें पानी देती है। तो ये सब क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं और ये कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनपॉपुलर लॉ हाउ कैन द पब्लिक पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ये जो अनपॉपुलर लॉ है वहाँ सरकार कैसे, जनता कैसे सरकार पर प्रेशर डाल सकती है। सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। जो सिटीजन है, जन नागरिक हैं, वो सरकार जो भी रिप्रेसिव लॉ बनाती है, जो भी सरकार ऐसे कानून बनाती है जो जनता को दबाते हैं, तो सरकार, वो जनता कह सकती है भी हम इन कानूनों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. जब बहुत सारी जनता, सारे लोग ये फील करने लगते हैं कि ये गलत कानून पास हो गया है, तब जनता पर, सरकार पर प्रेशर आता है और सरकार इसको चेंज करती है। एडवाइज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का रोल बताइए। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। किसी भी देश में कानून बनाने की फाइनल अथॉरिटी कौन होती है, संसद होती है, पार्लियामेंट होती है। इट कैन आल्सो चेंज एग्जिस्टिंग लॉ, जो बने हुए कानून उनको चेंज कर सकती है, और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉ एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस। यह सरकार किसी कानून को खत्म कर कर उसकी जगह पर नया कानून बना सकती है। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन ऑन द गवर्नमेंट। जो सरकार चलाते हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। हर एक डिसीजन है वो पार्लियामेंट के अंदर लिया जाना चाहिए। पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल द मनी मैटर। सारा पैसा सरकार के पास होता है। सरकार की कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू। जितने भी पब्लिक इशू होते हैं उनमें जो डिस्कशन डिबेट होती है वो पार्लियामेंट में होती है। एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। देश की कहीं भी नेशनल पॉलिसी पे कोई डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में होगा। इट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। ये किसी भी मैटर से इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकती है। अभी राजस्थान का मैप है, यहाँ पे आपको तीन सिटी बतानी है। पहली है कोटा और दूसरी डूंगरपुर, तीसरी सीकर। तो देखिए बच्चों ये है हमारा, ये जो है ना ये है हमारा सीकर, इसे आप ऐसे कर लीजिए। ये है हमारा डूंगरपुर और ये है हमारा कोटा। तो ये तीनों आपको सिटी याद करनी है। अब राजस्थान का मैप याद होना चाहिए। नेक्स्ट है अवा। डिस्क्राइब अवा रिवोल्यूशन इन योर वर्ड्स। आपको अवा क्रांति के बारे में बताना है। तो देखिए छोटा सा है। ए फ्यू फीडर्स ऑफ राजस्थान शोज देयर रिसेंटमेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग लीडरशिप ऑफ ठाकुर कुशाल सिंह ऑफ अवा। जब 1847 का रिवोल्ट हुआ तो राजस्थान के कुछ जो लोग थे उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना विद्रोह कैसे शो किया, उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह जो अवा के थे उनको अपना नेता मान लिया। The rebellious mob were supported at every place by local farmers, general masses from both Hindu and Muslim communities. ये जो जितने भी रिबेलियस विद्रोही लोग थे उनको हर जगह पर
जो लोकल किसानों थे उन्होंने उनकी हेल्प की और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी ने उनकी हेल्प की, बट द इंडियन प्रोविंशियल रूलर्स सपोर्टेड द ब्रिटिश। पर जो जो रूलर्स थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। देवर लॉयल टू ब्रिटिश एंड गेव देम फुल मिलिट्री सपोर्ट, वो अंग्रेजों के वफादार थे और उन्होंने अंग्रेजों को पूरा मिलिट्री सपोर्ट दिया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। आपको 1857 की क्रांति के फेल होने के कारण बताने हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज नॉट अ सक्सेसफुल, यहाँ पे ये और है, आप दोनों में से कोई एक कर लेना। 1857 का रिवॉल्यूशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि एज द रेबल्स हेडेड टुवर्ड दिल्ली दे बिकेम डिसइंटीग्रेटेड एंड एमलेस। जैसे ही वो दिल्ली गए तब तक उनके पास कोई एम नहीं था। मोरेवर इन देयर एब्सेंस फ्रॉम देयर होम स्टेट द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर देयर। और क्योंकि जिस स्टेट से वो दिल्ली गए थे वो वहाँ पर नहीं थे, इसलिए ब्रिटिश ने वहाँ पर अपनी अथॉरिटी स्थापित कर ली। द ब्रिटिश सक्सीड इन प्रेसिंग द नेटिव प्रिंसेस बिकॉज ऑफ देयर स्टंच लॉयल्टी। और इसके अलावा जितने भी वहाँ के हर एरिया के जो राजा थे लगभग उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि वो अंग्रेजों के वफादार थे। इन दोनों कारणों के कारण, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों कारणों के कारण 1857 की जो क्रांति थी वो फेल हो गई। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुलिस इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आपको पुलिस का रोल बताना है। व्हेन द पुलिस रिसीव एन एफआईआर और डिटेक्ट ए क्राइम, जब पुलिस को कोई एफआईआर मिलती है, एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या वो कोई क्राइम डिटेक्ट करती है, इट लॉन्च एन इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल शुरू करती है। विच में इंक्लूड क्वेश्चनिंग विटनेस, जिसके अंदर होता है कि वो गवाहों से पूछताछ करती है, रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स, उनके बयान लेती है, एंड कलेक्टिंग अदर काइंड ऑफ एविडेंस, या बाकी सबूत इकट्ठे करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फिंगरप्रिंट, कोई फिंगरप्रिंट उनको मिल जाए, स्टोलन गुड्स, कोई चीज़ें चोरी हुई हो, या मर्डर वेपन या किसी चीज़ से मर्डर हुआ वो हथियार मिल जाए। If the evidence collected make the police believe that a person or persons is or are guilty of the reported crime, अगर पुलिस को ये लगता है भी जो मेरे पास में सबूत है उनसे लगता है कि हाँ ये बंदा जो है इसने ये अपराध किया है, इट फाइल्स ए चार्जशीट अगेंस्ट द पर्सन इन सुटेबल क्रिमिनल कोर्ट। अब तो वो क्या करती है, वो कोर्ट में जाकर उनके अगेंस्ट में चार्जशीट प्रेजेंट कर देती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फेयर ट्रायल इन जुडिशियल सिस्टम। फेयर ट्रायल क्या होता है? ए फेयर ट्रायल इज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट ऑफ एवरी अक्यूज पर्सन। हर जो अपराधी है उसका एक अधिकार है फेयर ट्रायल। इट मीन्स दैट ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड बाय एन इम्पार्शियल जज इन इम्पार्शियल इन्वायरमेंट वेयर ऑल पार्टीज आर ट्रीटेड इक्वली अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो इसका मतलब ये होता है कि एक एक इम्पार्शियल मतलब जो किसी की तरफ ना हो, एक ऐसा जज होगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ सभी लोग बराबर होंगे जब तक कि उनका अपराध साबित नहीं हो जाता है। ए फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड एंड इंश्योर जस्टिस। ये बताता है कि जो संविधान का आर्टिकल 21 है वो उसे लागू किया गया है और जस्टिस मिलेगा। फीचर ऑफ फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल के फीचर क्या है? हैपन्स इन एन ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू, ओपन कोर्ट सबके सामने होगा, पब्लिकली सबके सामने फेयर ट्रायल होगा। एक्यूज्ड इज डिफेंडेड बाय ए डिफेंस लॉयर हु गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस एंड टू प्रेजेंट विटनेस इन एक्यूज डिफेंस। तो उसके जो जो भी जिसके ऊपर कोई आरोप लगा है उसको एक सरकार एक डिफेंस लॉयर देती है जो कि जितने भी उसके सामने विटनेस है उनसे उनको वो क्रॉस एग्जामिन करता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है। द जज हैज़ टू अज्यूम दैट द अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सर जज भी ये मानता है कि जब तक कोई अपराध साबित न हो ये बंदा निरपराध है, निर्दोष है। जज रिमेन इम्पार्शियल, जज किसी का पक्ष नहीं लेगा। एंड ऑन प्रूव्ड इनोसेंट द अक्यूज्ड इज अलाउड टू गो फ्री। और जैसे ही अगर पता चल जाए कि ये बंदा जो है ये इनोसेंट है, इसने कोई अपराध नहीं किया, उसको जाने की परमिशन मिल जाती है। एवरी सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, आइडियोलॉजी बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट ग्रांटेड इन फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हर व्यक्ति चाहे वो कोई मर्जी क्लास का है, अमीर है, गरीब है, कोई मर्जी कास्ट का है, कोई लड़का है, लड़की है, कोई उनसे कोई मर्जी धर्म को मानता है, कोई मर्जी आइडियोलॉजी को मानता है, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, उन्हें फेयर ट्रायल मिलेगा।
अगला है एक्सप्लेन द मेजर ऑफ सॉइल कन्वेंशन, सॉइल को बचाने के उपाय बताने हैं। तो देखिए पहला है मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा, इट हेल्प टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे दो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बीच में न में क्या करते हैं तिनके वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है। दूसरा है कॉन्टोर बैरियर, so stone, grass, soil were used to build barrier along contours. Trenches are made in front of barrier to collect water. तो अब क्या करते हैं इसमें ना मिट्टी घास या पत्थर वगैरह लगाकर कॉन्टोर के साथ में बैरियर बना देते हैं, जिससे कि पानी इकट्ठा हो जाए। थर्ड है रॉक डैम, रॉक डैम मतलब पत्थर के पुल बना देते हैं, ऐसे ढेर लगा देते हैं पत्थर का ताकि पानी जो है वो स्लो हो जाए, जिसके अंदर क्या होता है सॉइल लॉस नहीं होता है। अब है व्हाट आर बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट डिस्क्राइब इन डिटेल, आपको डिटेल में बताना है फॉरेस्ट के बेनिफिट क्या है। पहला एडवांटेज है फॉरेस्ट एड इन रिडक्शन ऑफ सम फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग नॉइज पोल्यूशन। देखिए जंगलों से क्या होता है, पहला होता है कि जंगलों से ना शोर कम होता है, तभी तो जो हमारे जितने भी ये हाईवे है ना उनके ऊपर पेड़ लगाते हैं, ताकि इनसे क्या होता है कि एक तरह से ये शोर कम कर देते हैं। दूसरा है दे रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड असिस्ट द अर्थ टू एब्जॉर्ब इट ड्यूरिंग फ्लड्स डिक्रीजिंग सॉइल लॉस एंड प्रॉपर्टी डैमेज। अब अगर कभी कोई बाढ़ वगैरह आ जाती है तो पेड़ लगे होते हैं, वो पेड़ क्या करते हैं वो हेल्प करते हैं कि धरती पानी को सोख ले, और जिससे सॉइल लॉस कम होता है और प्रॉपर्टी का डैमेज कम होता है। इकोसिस्टम कंट्रोल, इकोसिस्टम कंट्रोल में हेल्प करते हैं। Forests aid in regulation of Earth's temperature and mitigation of global warming. ग्लोबल वार्मिंग को भी ये कम करते हैं, धरती के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दे एड इन मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने काम करते हैं। मेकिंग इट ईजियर फॉर ह्यूमंस एंड अदर क्रिएचर टू ब्रीथ, ताकि इंसान और बाकी जानवर सांस ले सके। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलाइन ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लिवलीहुड, जीने के लिए भी हम इंसान जंगलों पर रहते हैं। फॉरेस्ट प्लांटेशन फॉर एग्जांपल सप्लाई पीपल विद वुड एंड लंबर विच में एक्सपोर्टेड एंड यूटिलाइज फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज। अब देखिए अगर जंगलों से हमें क्या कुछ नहीं मिलता है, हमें जंगलों से लकड़ी मिलती है, ये सब क्या करते हैं हम इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और भी उनके बहुत सारे काम ले सकते हैं। इस तरह से इंसान जो है जंगलों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय मास नेशनलिज्म एक्सप्लेन डिटेल। अब ये जो क्वेश्चन है ना मास नेशनलिज्म कर लीजिए चाहे रोल ऑफ महात्मा गांधी कर लीजिए, दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, आपको दोनों ही करने, एक कर लीजिए जो भी हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड, पहला वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ एंड दिस चेंज द इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, और इंडिया की जो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो चेंज होने लगी। एज द वार एक्सपेंसेस इंक्रीज, जैसे जैसे युद्ध में खर्चा बढ़ा, द ब्रिटिश इंक्रीज टैक्सेस इन इंडिया, तो इंडिया में सरकार अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। दिस रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन फूड प्राइस, जिससे कि क्या हुआ फूड महंगा हो गया, एंड मैनी विलेजर्स वर ज्वाइन फोर्स टू ज्वाइन द ब्रिटिश आर्मी, और बहुत सारे किसान मजबूर हो गए ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने में। द सोल्जर्स रिटर्न टू इंडिया विद द डिजायर टू एंड द कॉलोनियल रूल, और जब वो अंग्रेज वो सिपाही वापस आए तो उन्होंने सोचा भी अब अंग्रेजों का राज खत्म करना चाहिए। इंडियन वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ सोशलिज्म बीइंग प्रोपोगेटेड इन रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुई, जहाँ पर सोशलिज्म का आइडिया जो था वो दिया गया, समाजवाद का आइडिया। तो इससे क्या हुआ इंडियन भी इन्फ्लुएंस्ड हुए। इन 1970 गांधी जी इनिशिएटेड द चंपारण मूवमेंट, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया एंड खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया एंड लेड ए मूवमेंट फॉर मिल वर्कर इन अहमदाबाद इन 1918। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल वर्करों के लिए हड़ताल की। दीज मूवमेंट्स वर फॉलोड बाय रोलट सत्याग्रह अगेंस्ट दी रोलट एक्ट, इसके बाद में रोलट एक्ट आया जिसके खिलाफ रोलट सत्याग्रह अपनाया गया। बोथ गांधी जी एंड मोहम्मद अली जिन्ना अपोज द रोलट एक्ट एंड कॉल टू ऑब्जर्व द 6 अप्रैल 1919 एज ए डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन। गांधी जी और महात्मा गांधी और जिन्ना ने रोलट एक्ट के का विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट अपोजिशन अहिंसा आंदोलन स्टार्ट किया। दिस बिकेम द फर्स्ट ऑल इंडिया फाइट फॉर ब्रिटिश रूल, ये जो था अंग्रेजों के खिलाफ पहला हमारा फाइट था। द जलियांवाला बाग मस्कारा एंड खिलाफत मूवमेंट ट्रिगर्ड द नेक्स्ट स्टेप अगेंस्ट टुवर्ड मास नेशनलिज्म, इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
जिसके बाद में हुआ असहयोग आंदोलन। इट लेड द महात्मा गांधी एंड लीडर्स ऑफ खिलाफत एगिटेशन जिन्ना एंड शौकत अली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन के जिन्ना और शौकत अली द्वारा चलाया गया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम बिटवीन 1921 एंड 22। 1921-22 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। ऑल दीज इवेंट्स थ्रू द ईयर्स 1915 टू 22 saw the growth of mass nationalism in India। इससे इंडिया में मास नेशनलिज्म, और यहाँ तक कि लगभग गांधी जी का आता है। उसके बाद गांधी जी के एक दो और आते हैं। इस तरह से हमारा ये जो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने हिंदी और इंग्लिश पर वीडियो बना दिए हैं। एसएसटी का आज हो गया और मैथ का आई होप कल तक हो जाएगा, साइंस का हो जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।